वालेकुम सलाम। मेरा काम है आपकी तरबियत करना। मैं आपका बाप चाहता हूं और मैं आपके बेटे मिलत का पासा है मोहम्मद अली जिन्ना, मोहम्मद अली जिन्ना। लेकिन जब मेरे भाई को लिंकन में दाखिल तलीम के दौरान वालदा की इंतकाल की खबर मिली, जो मेरे सबसे छोटे भाई बंदे अली नहीं बच्चों के पैदाइश के मौके पर जचगी में फ़ौत हो गई थी, तो ये सदमा उनके लिए नाकाबिले बर्दाश्त था। वो अपनी महरूमा वालदा के लिए घंटों रोते रहे और आहें भरते रहे। जो उन्हें दुनिया की हर चीज़ से ज़्यादा अजीज़ थी, वो एहसास तबीयत के मालिक थे, जिसकी वजह से इन पर बड़ा असर हुआ और बड़े मगमूम हुए। घर से बहुत दूर और तनहा थे और आखिरी वक्त में भी वो अपनी वालदा के पास नहीं थे। इस सदमा से इनका बुरा हाल हासिल हुआ। बेहोशी का शदीद दौरा पड़ा। आखिरकार इनकी वालदा की पेशगोई सही निकली और वो अपने लाडले बेटे मोहम्मद अली की इंग्लिस्तान से वापसी से पहले ही इंतकाल कर गए। वो अपनी वालदा की पेशगोई जो इनके मुस्तकबिल के बारे में थी याद करते और बताते कि एक दिन वो बड़ा आदमी बनेगा। एक गुमनाम नौजवान की हसीयत से वो हैरान हुआ करते थे, क्या कभी ये सही साबित होगी। इस वक्त तक उन्होंने अपने अयाम बिल्कुल गुमनामी में गुजारे, न जानते हुए कि मुस्तकबिल में इनके लिए क्या महफूज है। मेरी वालदा के इंतकाल के बाद मेरे वालिद के कारोबार को यक्के बाद दिगरे नुकसान होने लगा। वह अब वक्त से पहले ही एक रंडवे बूढ़े शख्स थे, जिन्हें कुछ बड़े और छोटे 6 बच्चों की देखभाल करना थी। उनकी औलाद में तनहा मोहम्मद अली ही इनका सहारा बन सकते थे, मगर वो इंग्लिस्तान में बैरिस्ट्री की तालीम हासिल कर रहे थे। मेरे भाई के इल्म के बगैर मेरे वालिद ने अपने सबसे बड़े बेटे के नाम से एक अलग कारोबार शुरू कर दिया। ये कारोबार भी बड़े खिसारे में जा रहा था, जिससे मेरे वालिद वाकई बड़े परेशान हुए। उन्होंने मेरे भाई को बड़े दरमंदाना खतूत लिखे, लेकिन भाई ने जवाब दिया कि इन्हें हरगिज़ परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हिंदुस्तान वापस आते ही वो सूरत हाल का मुकाबला करके अपने ख़ानदान और वालिद की साख को बहाल कर लेंगे। कायद की उम्र तकरीबन 18 बरस थी जब वो अपनी वालदा और अपनी बीवी से महरूम हो चुके थे, और इन्हें यह भी इल्म था कि इनके ख़ानदान का अच्छा खासा कारोबार, जिसे इनके वालिद ने बड़ी मेहनत से कायम किया था, तबाही के किनारे पर पहुँच चुका है। बाज़ औक़ात ज़िंदगी के बड़े बड़े नुकसानात बाज़ अफराद की ख्वाबीदा और छुपी हुई सलाहियतों को बेदार कर देती हैं। कायदे ने इन मसाइब और नुकसानात को ज़ैनब के एक पैरोकार की जुरात से बर्दाश्त किया, कामयाबी का अज़म किया, अपने ख़ानदान का नाम रोशन करेगा, और अब उन्होंने अपना नाम तब्दील करके M.A. जीना रख लिया। इनकी बैंक पासबुक से पता चलता है कि वो मिसिज़ F.E. पेचड्रैक को 10 पाउंड माहाना अदा करते थे, जिनके साथ वो पैंग गेस्ट की हैसियत से ठहरे हुए थे। कई बरस बाद उन्होंने बताया कि मिसिज़ ड्रैक एक मेहरबान मुअम्मर खतून थी। इनका ख़ानदान काफ़ी बड़ा था और इनसे वो ख़ास तौर पर बड़ी मोहब्बत करती थी और उन्हें अपने बेटे की तरह समझती थी। इनकी एक हसीन और दिलकश बेटी थी जो कैद की हम उम्र थी। खूबसूरत मिस ड्रैक मेरे भाई पर बहुत मुल्तफ़त थी, लेकिन वो इस किस्म के ना थे कि राह में आने वाली हर हसीन और जमील पर मोहब्बत निछावर करते, जबकि मिस ड्रैक इन पर खसूसी तवज्जो देती थी और इनका दिल जीतने की कोशिश करती थी, लेकिन वो इसे काबिल एहतराम फासले तक रखते। कभी कभी मिस ड्रैक अपने घर में मखलूत पार्टियों का एहतमाम करती, जिनमें मेहमानों के लिए मुख्तलिफ खेल होते। इनमें से एक मखसूस मगरबी खेल भी होता, जिसमें छुपे हुए शख्स को पकड़े जाने पर जुर्माना के तौर पर बोसा लेना पड़ता था। इसकी मुस्तकिल तरकीबात के बावजूद कायद हमेशा बोसाबाजी के खेल से दूर ही रहते। उन्होंने मुझे बताया, क्रिसमस का मौका था, ड्रैक ख़ानदान त्यौहार मना रहा था। जैसा कि ईसाई ख़ानदानों में रिवाज है, दरवाज़ों के ऊपर आकाश बेलें लटक रही थीं, इनके नीचे एक दूसरे को बोसा लेने की इजाज़त होती है। मैं इस रस्म से वाकिफ़ न था और आकाश बैल के नीचे खड़ा था कि मिस ड्रैक ने मुझे पकड़कर गले लगा लिया और मुझे कहा कि मैं इसका बोसा लूँ। मैंने इसे झटकते हुए कहा कि हमारे माशरे में ना तो ऐसा होता है और ना ही इसकी इजाज़त है। मुझे खुशी है कि मैंने इसके साथ इस तरह सलूक किया, क्योंकि इसके बाद इसकी अशवा तराजियों के रोज़ रोज़ की परेशानियों से महफूज हो गया। लिंकन इनमें तालीम हासिल करने के दौरान कायद की दिलचस्पियों का दायरा वसी हो गया। उन्होंने वसी व अमीक मुताला से अपने जहन को माला माल करने के लिए अपना वक्त वक़फ़ किया और ब्रिटिश म्यूज़ियम लाइब्रेरी में मुताला के लिए टिकट हासिल किया। कभी कभार वो इतवार की सुबह हैडर पार्क के मशहूर गोशे में बाज़ारी मकररों के आमियाना और लाजयानी तकरीरें सुनने के लिए चले जाते, जिसकी वजह से वो गोशे मशहूर आलमी इदारा बन गया। इनकी गैर ज़िम्मेदार मुकर्रर भी कबार वो इतवार की सुबह हाइड पार्क के मशहूर गोशे में बाज़ारी मुकर्ररों की आमियाना और लाजयानी तकरीरें सुनने के लिए चले जाते, जिसकी वजह से वो गोशे मशहूर आलमी इदारा बन गया। इन गैर ज़िम्मेदार मुकर्ररों की बेरब्त और जाहरियाना तकरीरें सुनते, जो अक्सर अपनी ही हुकूमत को तर्श अल्फाज में हदफ तनकीद बनाते। इससे इन्हें आज़ादी तकरीर की ज़रूरत और अहमियत का एहसास हुआ और पता चला कि कौम के दिल का गुबार निकाले बगैर आवाम की आवाज़ घट कर रह जाती है।
वो दारुल-उलूम में भी बाकायदगी से जाते, जहाँ वो ग्लैडस्टोन, लॉर्ड मॉर्ले, जोसेफ चैम्बरलेन, बाल्फोर और अजीम आयरिश मुहब्बे वतन टी.पी. ओ'कॉनर जैसा ज़माने के आज़ाद ख्याल सियासतदानों की तकरीरों को बड़े शौक़ से सुनते। दारुल-उलूम में अक्सर आने जाने के बायस वो पार्लिमानी फसाहत बुलागत के फ़न से वाकिफ़ हुए, जो बाद के दिनों में इनका सबसे बड़ा हथियार साबित हुआ। सख्त मेहनत के बलबूते पर उन्होंने लिंकन इनका इम्तिहान 2 साल में पास कर लिया और 18 साल की उम्र में सबसे कम उम्र तालिब इल्म थे जो बैरिस्टर कहलाए। लेकिन अभी उन्हें अपनी टोपी और गाउन हासिल करने के लिए इंग्लिस्तान में कुछ अर्सा और ठहरना था, क्योंकि अभी उन्हें मखसूस तादाद में अशइयों में शिरकत की रस्म पूरी करनी थी। वो ऐसे तालिब इल्म थे जो इम्तिहान पास करने के लिए तमाम वक्त किताबों में उलझते रहते। एक तालिब इल्म की हैसियत से उन्होंने अपने आप को इन तमाम सरगर्मी में मसरूफ़ रखा, जिनका मरकज़ महवर लंदन में मकीम हिंदुस्तान तलबा थे। लंदन में इनकी आमद के पहले ही बरस हिंदुस्तानी तलबा में बड़ा जोश व खरोश पाया जाता था, क्योंकि मुंबई के एक तजुर्बा कार पारसी लीडर दादा भाई नूरजी, जो एक ताजर की हैसियत से बरसों लंदन में आबाद थे, सेंट्रल फिन्सबरी के हल्का इंतखाब से दारुल-उलूम का इंतखाब लड़ रहे थे। इंतखाब में हिस्सा लेने वाले वो पहले हिंदुस्तानी थे और ये फितरी अमर था कि हिंदुस्तानी तलबा इनके इंतखाब में बड़े जोश व खरोश से काम करने के लिए तैयार थे। क़ायद-ए-आज़म ने भी दिलो जान से इस मुहिम में हिस्सा लिया। इस तरह वो हिंदुस्तान के बुजुर्ग शख्सियत दादा भाई नौरोजी की नज़रों में आ गए और इनके दिल में अपने लिए नरम गोशा पैदा कर लिया। इंतखाबी मुहिम के दिनों को याद करते हुए भाई ने मुझे बताया, जब मुझे ये मालूम हुआ कि लॉर्ड सालिसबरी ने अपनी एक तकरीर में दादा भाई का मजाक उड़ाते हुए इन्हें काला आदमी कहा था और फिन्सबरी के हल्का इंतखाब के राय दहिंदगान को खबरदार किया था कि इन्हें मुंतखब ना करें, तो मुझे सख्त गुस्सा आया। अगर दादा भाई काले थे तो मैं इनसे ज़्यादा काला हूँ। अगर हमारे सियासी अकाओं की यही जहनीत थी तो फिर हम इनसे कभी मुनसफ़ाना तर्ज़ अमल की तवक्को नहीं कर सकते। इस दिन से मैं रंग की बुनियाद पर इम्तियाज़ का सख्त मुखालिफ हूँ। मैंने इंतकामी जज्बे से मर्द बुजुर्ग के लिए काम किया। खुशकिस्मती से वो 3 वोटों की अक्सरियत से जीत गया। अच्छा, कामयाबी बड़ी मामूली अक्सरियत से हुई, मगर लंदन में मकीम हिंदुस्तानी तलबा में जोश व खरोश बहुत ज़्यादा था। जब मैंने गैलरी में बैठकर दारुल-उलूम में इस मर्द बुजुर्ग की पहली तकरीर सुनी तो मैंने अपने अंदर एक नया जोश व जज्बा मजज़न पैदा पाया। उन्होंने कहा कि वो आज़ादी तकरीर की बरतानवी रवायत के मुतरफ़ हैं। वो वहाँ एक हिंदुस्तानी की हैसियत से आज़ादी तकरीर का इस्तेमाल करते हुए अपने हम वतनों के इंसाफ का मुतालबा करेंगे। वो बिल्कुल सही कह रहे थे। आज़ादी तकरीर के बगैर एक कौम गुलाब के पौधे की तरह है, जैसे ऐसी जगह लगाया हुआ हो जहाँ न धूप हो और ना ही हवा का गुज़र हो। क़ायद-ए-आज़म दादा भाई नौरोजी की बड़ी इज़्ज़त और एहतराम करते। आने वाले बरसों में इनकी सियासी इनफरादियत पर इनकी शख्सियत के बड़े गहरे असरात मुरतब हुए। वो इस मर्द बुजुर्ग के मुखलिस दोस्त रहे, अगरचे वो इनसे कहीं बहुत छोटे थे और इन दिनों ने मिलकर इंडियन नेशनल कांग्रेस के क़याम के इब्तदाई बरसों में बड़ी खिदमत अंजाम दी। इंग्लिस्तान में तालिब इल्म की हैसियत से क़याम के दौरान उन्हें एहसास हुआ कि हिंदुस्तानी तलबा में आम और गहरे राबिते का फुकदान है, जिसके बगैर इनका ख्याल था कि वो अपने आप को मौसर तौर पर मुनज़्ज़म नहीं कर सकते ताकि अपने मुल्क के लिए कुछ कर सकें। अगर सिर्फ हिंदुस्तानी तलबा आपस में मेल जोल और अपने मामलात पर गौर व फिक्र के लिए एक एसोसिएशन कायम कर लें तो तलबा को इनके ख्याल में इससे बड़ा फ़ायदा पहुँचेगा। उन्होंने ये तसव्वुर पेश कर दिया कि इस सिलसिले में कई तलबा से रब्ता भी किया गया, लेकिन सिर्फ इसलिए मुखालफत की गई कि ये ख्याल तो बहुत बड़ा था, लेकिन इसके फरमान चढ़ने वाला एक नौजवान और नातजुर्बा कार तालिब इल्म था। ताहम ये ख्याल इनके जहन में मौजूद रहा और जब उन्होंने 1913 में एक गैर मरूफ शख्सियत की हैसियत में नहीं बल्कि एक मुमताज़ हिंदुस्तानी रहनुमा की हैसियत से इंग्लिस्तान का दौरा किया, हिंदुस्तानी तलबा ने इन्हें रहनुमाई मशवरा के लिए घेर लिया। उन्होंने लंदन के कैक्सटन हॉल में हिंदुस्तानी तलबा के इजलास का इंतज़ाम किया, जिसमें क़ायद-ए-आज़म को खिताब करने की दावत दी गई। उन्होंने तलबा को मशवरा दिया कि हिंदुस्तान और इंग्लिस्तान के सियासी वाक़यात और मामलात में गहरी दिलचस्पी रखें और साथ ही उन्होंने तलबा को खबरदार किया कि अपनी तालीम के दौरान वो सियासत में अमली हिस्सा ना लें। इन्हें इल्मी नुक्ता नज़र से सियासी अफ़कार को समझना चाहिए ताकि वो अमली तौर पर सियासत में दाखिल हों तो वो रोशन ख्याली और तरक्की के इल्मदारों की हैसियत से काम कर सकें। उन्होंने तलबा से अपील की कि वो अपने आप को एक मरबूत और इदारे में मुनज़्ज़म कर लें। नतीजन लंदन में सेंट्रल एसोसिएशन ऑफ इंडियन स्टूडेंट्स कायम की गई। इनके जामे और वसी मुताले ने इन्हें अंग्रेज़ी ज़बान के बहुत से अदीबों और शायरों से रोशनास कराया। इनमें से बाज़ का मुताला तो ज़िंदगी के आखिरी दौर तक जारी रहा, लेकिन जिससे वो सबसे ज़्यादा मुतासिर हुए वो शेक्सपियर था। वो लंदन थिएटर के भी शौकीन थे, लेकिन वो वहाँ ज़्यादा जाने की इस्तात नहीं रखते थे। वो अपने आप को थिएटर की दुनिया के चमकदार मगर खर्चीली रातों से दूर रखकर रकम बचाते और सब्र व तहम्मुल से लिंकन में अपने कैफ मुताले के लिए किताबें ख़रीदते।
महदूद बजट में रहते हुए अगर उन्हें अपनी आमदनी बढ़ाने के लिए कोई काम मिल जाता तो खुशी खुशी करते। वो कभी कभी शेक्सपियर के ड्रामे देखने के लिए ओल्ड विक चले जाते, जहाँ इस दौर के अजीम शेक्सपियरियन अदाकारों से मुतासर होते। कुछ अर्सा के लिए संजीदगी से स्टेज पर काम करने का सोचते रहे, लेकिन उन्हें जो वाहिद पेशकश हुई वो भी एक मामूली किरदार की गैर अहम थिएटर कंपनी की तरफ से, जो कभी कभार शेक्सपियर के ड्रामे स्टेज करती थी। इन दिनों इनकी ख्वाहिश थी कि वो ओल्ड रोमियो का किरदार अदा करें। इनका ये ख्वाब न सिर्फ स्टेज की महदूद मैदान में पूरा ना हुआ, बल्कि ज़िंदगी की वसी और अरीज स्टेज पर भी पूरा ना हो सका। अपनी फाल सियासी ज़िंदगी के दिनों में जब वो दिन भर के जान गुसल काम के बाद थके हुए देर से घर वापस आते, तो वो शेक्सपियर का कोई एक ड्रामा उठा लेते और बिस्तर पर लेटकर खामोशी से पढ़ते रहते। जब कभी हम दोनों रात के खाने के बाद ड्राइंग रूम में बैठते तो वो शेक्सपियर के ड्रामों से अपने पसंदीदा प्यारे बुलंद आवाज़ से पढ़कर मुझे सुनाते। मुझे अभी तक याद है कि जब कभी वो शेक्सपियर पढ़ते तो इनकी आवाज़ का लहजा नहायत दुरुस्त और इसका ज़ेरो बम ऐसा मौजू होता जैसे स्टेज अदाकारी के फ़न में कोई तरबियत याफ्ता फ़नकार मुकालमे अदा कर रहा हो। ज़िंदगी के इन 4 तश्कीली बरसों में इनका नौजवान ज़हन गैर महसूस तौर पर ऐसे अहम फैसले करता रहा जो इनकी ज़िंदगी पर असरअंदाज होते थे। कुदरत ने उन्हें बेपनाह सलाहियतों से नवाजा था। उन्होंने फैसला किया कि कारोबारी कैरियर अख्तियार करना इनकी ज़ानत के मुताबिक नहीं है। जहाँ ज़िंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश ये होती है कि साल ब साल एहसासों में इजाफा होता रहे, यहाँ तक कि आस्ता आस्ता बहुत ज़्यादा दौलत इकट्ठी हो जाए। वो नहीं चाहते थे कि अपने आप को एक कमतर दुनिया के तंगो तारीख गलियों में गुम कर दें। वो अपने आप को शोहरत और इज़्ज़त की शाहराहों पर गामज़न देखना चाहते थे। स्टेज का कैरियर अपनाने की ख्वाहिश के बावजूद उन्होंने इसे मुस्तरद कर दिया। स्टेज का अदाकार तो सिर्फ थिएटर में मौजूद महदूद तमाशाइयों की दादो तहसीन हासिल कर सकता है। वो एक बहुत बड़े प्लेटफॉर्म पर हीरो होगा, जहां वो लाखों लोगों का मुसलमान रहनुमा होगा। लिंकन में शाहियों की रस्मी कार्रवाइयाँ पूरी हो गई और अब वो 4 साल क़याम के बाद कराची घर वालों से मिलने के लिए इंग्लिस्तान से रवाना होने की तैयारियां कर रहे थे।